प्रिय मित्रों, दर्शकों, मेरी पुस्तकों के पाठकों, आज मैं प्लेटो के द्वारा जो साम्यवादी सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं उसकी चर्चा मैं करूंगा। पिछले क्लास में मैंने शिक्षा सिद्धांत की चर्चा की और वह आदर्श राज्य का सकारात्मक साधन या आधार था। आज आदर्श राज्य का ही एक आधार जो दूसरा है वह निषेधात्मक आधार है, वह साम्यवादी सिद्धांत है। प्लेटो साम्यवाद का प्रतिपादन करता है और आपको मालूम होगा कि प्लेटो के साम्यवादी सिद्धांत के प्रतिपादन को लेकर ही उसे प्रथम मार्क्सवादी विचारक भी कहा जाता है। प्लेटो इस बात को कहता है कि व्यक्ति में जन्म से ही प्रवृत्ति होती है विवेक की, साहस की या तृष्णा की। फिर भी वह जानता है कि जिसमें विवेक की प्रबलता होगी वह दार्शनिक होगा, जिसमें साहस की प्रबलता होगी वह सैनिक होगा, और दार्शनिक और सैनिक शिक्षा के द्वारा उसके गुणों का उन्नयन भले ही किया जाए, लेकिन कामनी और कंचन का शिकार हो सकता है। सौंदर्य के आकर्षण में व्यक्ति आ सकता है, संपत्ति के आकर्षण में व्यक्ति आ सकता है। इसीलिए शासक को, प्रशासक को वह संपत्ति और सौंदर्य के आकर्षण से रोकने के लिए निरोध के रूप में, प्रतिबंध के रूप में उसने साम्यवाद का प्रतिपादन किया है। प्लेटो का ऐसा मानना है कि समाज में जो तीन वर्ग हैं, दार्शनिक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग, उसमें दो वर्ग, दार्शनिक वर्ग और सैनिक वर्ग, जिसमें विवेक की प्रबलता दार्शनिक वर्ग में है और सैनिक वर्ग में साहस की प्रबलता है, यह समाज के दो वर्गों को, तीन वर्गों में यह दो वर्गों को अभिभावक वर्ग कहता है और इन दो वर्गों को दो चीज़ों से वंचित करता है। प्लेटो कहता है कि अभिभावक वर्ग को यानी दार्शनिक और सैनिक वर्ग को का अपना परिवार नहीं होगा, उनकी विवाह नहीं की जाएंगी, वह परिवार विहीन होंगे, संपत्ति विहीन होंगे, उनकी विवाह नहीं की जाएंगी, और इसी व्यवस्था को साम्यवाद का नाम दिया गया है। दूसरे शब्दों में, सरल शब्दों में यह कहा जा सकता है कि प्लेटो ने समाज के तीन वर्गों में दो वर्ग, दार्शनिक और सैनिक वर्ग, जो अभिभावक वर्ग हैं, उन दो वर्गों को दो चीज़ों से, स्त्री से और संपत्ति से वंचित करता है, और इसी वंचित करने के विचार या सिद्धांत को साम्यवाद कहा जाता है। स्पष्ट है कि प्लेटो ने जो साम्यवाद का सिद्धांत दिया है वह साम्यवाद का सिद्धांत वह अर्ध साम्यवाद का सिद्धांत है, क्योंकि यह समाज के केवल दो वर्गों पर ही लागू होता है, दार्शनिक वर्ग और सैनिक वर्ग, तथा साम्यवाद के यह दो प्रकार बताता है। साम्यवाद के दो प्रकार में पहला प्रकार संपत्ति का साम्यवाद और दूसरा प्रकार स्त्रियों का साम्यवाद। समाज में वो दो वर्गों को, दार्शनिक और सैनिक वर्ग को संपत्ति से वंचित करना, संपत्ति से उनको अलग कर देना, उनकी अपनी संपत्ति नहीं होंगी, इनको संपत्ति का साम्यवाद कहता है। अब प्रश्न उठता है कि जो समाज के दार्शनिक और सैनिक वर्ग हैं, यदि इनके पास संपत्ति नहीं होंगी तो जीवन यापन कैसे होगा? इनको न्यूनतम आवश्यकताएं तो चाहिए ही चाहिए, भोजन चाहिए, आवास चाहिए और वस्त्र चाहिए। प्लेटो कहता है कि भोजन, आवास और वस्त्र, इन जैसी न्यूनतम जो अनिवार्य आवश्यकताएं हैं दार्शनिक और सैनिक वर्गों को यह राज्य के द्वारा उपलब्ध करा दिया जाएगा। इस रूप में दार्शनिक और सैनिक वर्ग को संपत्ति की आवश्यकता नहीं होगी, और यही दार्शनिक और सैनिक वर्ग को संपत्ति से वंचित करना संपत्ति का साम्यवाद है। स्पष्ट है कि प्लेटो न केवल संपत्ति के साम्यवाद का सिद्धांत देता है बल्कि उसका विकल्प भी उपस्थित कर देता है। अब दूसरा साम्यवाद का सिद्धांत, प्लेटो के साम्यवाद का जो दूसरा प्रकार है वह स्त्रियों का साम्यवाद या परिवार का साम्यवाद है। यहाँ हम कहेंगे कि प्लेटो दार्शनिक और सैनिक वर्ग यानी अभिभावक, दोनों वर्ग को मिलाकर अभिभावक वर्ग कहेंगे, यानी अभिभावक वर्ग को स्त्रियों से, परिवार से और विवाह से वंचित करता है। वह कहता है कि इनकी विवाह नहीं की जाएंगी, इनकी पत्नी नहीं होंगी, इनका परिवार अपना परिवार नहीं होगा, और जब समाज के इन दो वर्गों को स्त्री से, परिवार से वंचित कर दिया जाता है, इसे ही परिवार का साम्यवाद कहा जाता है। प्लेटो ने जो परिवार के साम्यवाद का सिद्धांत दिया है उसका भी विकल्प दिया है। प्लेटो कहता है
कि यह जो दार्शनिक वर्ग है जिसके पास विवेक की प्रबलता है, यह जो सैनिक वर्ग है जिसके पास साहस की प्रबलता है, इस विवेक और साहस को स्त्री की आवश्यकता नहीं है और इसलिए इनकी विवाह नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात कि शासन के कार्यों में उच्चता के लिए यह जरूरी है कि इनको परिवार से अलग रखा जाए, विवाह से अलग रखा जाए। तब फिर प्रश्न उठता है कि यदि दार्शनिक और सैनिक वर्ग का विवाह न किया जाए, इनके परिवार से अलग किया जाए, तो फिर राज्य को या समाज को उच्चतम नस्ल या वंश के बच्चे या लोग कैसे प्राप्त होंगे। प्लेटो इसका विकल्प देता है और कहता है कि दार्शनिक और सैनिक वर्ग में स्त्री और पुरुष तो सभी होंगे, क्योंकि वह शिक्षा भी स्त्री पुरुष सबकी बात करता है। स्त्री और पुरुष सभी होंगे और सभी स्त्री पुरुष बिना विवाह किए हुए राज्य के आदेश से एक दूसरे से निश्चित समय पर मिलेंगे और राज्य के आदेश से एक स्त्री कई पुरुषों से, एक पुरुष कई स्त्रियों से जब मिलेंगे तो फिर बच्चे होंगे। बच्चे स्त्री पुरुष जो मिलेंगे उनमें किसी प्रकार की परिवार या भावनात्मक संबंध नहीं होंगे, पार्श्विक रूप में एक दूसरे से मिल लेंगे। जो स्त्री के बच्चे उसके गर्भ में पल रहे होंगे उस स्त्री को मालूम ही नहीं होगा कि इस बच्चे का एक्चुअल फादर कौन है और फिर जब वह स्त्री उस बच्चे का जन्म दे देंगी तो राज्य के द्वारा उस बच्चे को स्वीकार कर लिया जाएगा और बच्चे को तो न तो अपने माँ के बारे में और न ही पिता के बारे में मालूम होगा और उन्हीं बच्चों को राज्य की परिचारिकाएं, दाइयाँ हैं जो गोद में खिलाएंगी और शिक्षा देंगी। सरल कहानियाँ जिसको मैंने कहा कि प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत 6 वर्ष से लेकर जन्म से लेकर 6 वर्ष तक या आगे की शिक्षा दी जाएंगी। तो ऐसे बच्चे प्राप्त होंगे और राज्य में उच्च नस्ल के लोग मिलते रहेंगे और राज्य व्यवस्था चलती रहेंगी। यही प्लेटो के साम्यवाद का सिद्धांत है। वस्तुतः प्लेटो ने साम्यवाद के अंतर्गत समाज के 3 वर्गों में 2 वर्गों को, दार्शनिक और सैनिक वर्ग को 2 चीजों से, संपत्ति और स्त्री से वंचित किया है और मैंने दोनों को पृथक पृथक रूप में बताया है। मैं यह भी आपको बता दूं कि प्लेटो के द्वारा जो साम्यवाद का सिद्धांत दिया गया है वह कार्ल मार्क्स के साम्यवाद से कुछ मामलों में यदि समानता रखता है तो अलग अंतर भी रखता है। जब मैं बात करूंगा कि क्या प्लेटो प्रथम मार्क्सवादी हैं तो वहां मैं बताने का यह प्रयास करूंगा कि आधुनिक साम्यवाद और प्लेटो के साम्यवाद में कौन सी समानताएं हैं या कौन से अंतर हैं, उनकी अलग अलग हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ साम्यवाद मैंने बताया। साम्यवाद की विशेषता में आप देख लें कि यह साम्यवाद आधा साम्यवाद है, क्योंकि समाज के तीनों वर्ग पर लागू नहीं होता है, केवल 2 वर्गों पर लागू होता है। प्लेटो के साम्यवाद का 2 प्रकार है, संपत्ति का साम्यवाद और स्त्री का साम्यवाद। प्लेटो के साम्यवाद में परिवार का अंत होता है, विवाह का अंत होता है। प्लेटो के साम्यवाद में समाज के 3 वर्गों की आवश्यकता होती है। प्लेटो के साम्यवाद के अंतर्गत आर्थिक और राजनीतिक कारकों को दोनों को अलग अलग किया गया है। प्लेटो के साम्यवाद का भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक महत्व इसीलिए है क्योंकि राजनीति में यदि परिवार और भावनात्मक पक्ष की उपस्थिति होंगी तो बेहतर रूप में शासक कार्यों का निष्पादन नहीं करेगा। इसलिए प्लेटो साम्यवाद का सिद्धांत देता है। प्लेटो के साम्यवाद में नारी सशक्तिकरण की अवधारणा भी निहित है, क्योंकि प्लेटो इस बात को जानता है कि स्त्री पुरुषों के अधीन रहकर स्वतंत्र हुई है। यदि परिवार और विवाह से उनको मुक्त कर दिया जाए तो वह सशक्त हो जाएंगी। इसलिए प्लेटो ने अपना साम्यवाद का सिद्धांत दिया है और यही प्लेटो के साम्यवाद के सिद्धांत की विशेषताएं हैं। कार्ल पॉपर, बार्कर जैसे विद्वानों ने प्लेटो के साम्यवादी सिद्धांत की आलोचना की है। इसे अलोकतांत्रिक बताया है, इसे आधा समाजवाद की बात करके अपूर्ण बताया है, इसे फांसीवादी प्रवृत्ति बताया है, यह व्यक्ति अमनोवैज्ञानिक बताया है, यह केवल पार्श्विक बताया है, यह स्त्री को वस्तुमूलक पदार्थ समझकर पुरुषों के सामने प्रस्तुत करने का एक माध्यम बताया है, यह व्यक्ति की भावनात्मक आवश्यकताओं को अनदेखा करने का प्रयास किया है। अरस्तु के शब्दों में प्लेटो के साम्यवाद में यह संपत्ति के आकर्षण वाली जो यथार्थवादी प्रवृत्ति को अनदेखा करने का बात किया गया है। प्लेटो के साम्यवाद में एक
पुरुष कई स्त्री, एक स्त्री कई पुरुषों से जो मिलता है, इससे नैतिक और सामाजिक और परंपरागत और मान्य सार्वभौमिक मान्यताओं का खंडन होता है। आज की तारीख में इस प्रकार की प्रवृत्ति से अनेकानेक बीमारियां भी सामने आ सकती हैं। कहना नहीं होगा कि लोकतांत्रिक आधार पर, मनोवैज्ञानिक आधार पर, वैज्ञानिक आधार पर, फांसीवादी प्रवृत्ति के आधार पर, व्यवहारिकता के आधार पर, ऐतिहासिकता के आधार पर, अन्य आधारों पर भी प्लेटो के साम्यवाद सिद्धांत की आलोचनाएं की जाती रही है। फिर भी इतना तो मानना ही पड़ेगा कि प्लेटो ने संपत्ति को बुराई के रूप में लिया है और कहा है कि नहीं, शासन व्यवस्था जो सद्गुण से संबंधित है उसमें संपत्ति की आवश्यकता नहीं है। इस रूप में प्लेटो का साम्यवाद, यदि संपत्ति के साम्यवाद देखें तो एक सीमा तक उसके महत्व को स्वीकार किया जा सकता है। हालांकि पूर्ण साम्यवाद संपत्ति का साम्यवाद भी न होकर और स्त्रियों का साम्यवाद तो आलोचनीय है और मनोवैज्ञानिक, वैज्ञानिक, सामाजिक और नैतिक दृष्टिकोण से भी साम्यवादी सिद्धांत को महत्वपूर्ण नहीं माना जा सकता। स्पष्ट है कि प्लेटो का साम्यवादी सिद्धांत आलोचनीय